नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर विश्व के भूगोल का। तो दोस्तों विश्व के भूगोल या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये हमारा सेकंड लेक्चर है ना। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर के अंतर्गत ब्रह्मांड के बारे में चर्चा की थी, ठीक है, यूनिवर्स के बारे में चर्चा की थी। और आज हम देखेंगे दोस्तों आकाशगंगा के बारे में, ठीक है, जो आकाशगंगाएं होती है। इसके अलावा तारे या फिर स्टार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ना आज का टॉपिक। तो दोस्तों आकाशगंगा या फिर गैलेक्सी आखिर होती क्या है, ठीक है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आकाशगंगा की, तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं या फिर गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक जो आकाशगंगा होती है, ठीक है, ये हमारी आकाशगंगा है, ठीक है। इस प्रकार से जो ये हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला, है ना, दुग्ध मेखला या फिर आप बोलें मिल्की वे, ठीक है। तो ये हमारी आकाशगंगा है, ठीक है। अब एक आकाशगंगा में दोस्तों अरबों तारे होते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे आकाशगंगा है तो इस प्रकार से अरबों तारे होते हैं इसमें, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से अरबों तारे होते हैं आकाशगंगा में, ठीक है। इसके अलावा आकाशगंगा में क्या होता है? एक तो अरबों तारे हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं, ठीक है, अरबों तारे होते हैं। तारों के अलावा क्या होता है? तारों के अलावा वो दोस्तों होते हैं, धूल होती है, ठीक है, गैसेज होती हैं और अन्य आकाशीय पिंड होते हैं, अन्य आकाशीय पिंड होते हैं, ठीक है। आकाशीय पिंड मतलब जैसे ग्रह भी आ जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है, उपग्रह भी आ जाएगा, ठीक है, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो एक आकाशगंगा में दोस्तों एक तो मेन होते हैं तारे। लगभग एक आकाशगंगा में 98% हमारी जो आकाशगंगा इसमें 98% तारे हैं, ठीक है, 98% तारे होते हैं। इसके अलावा 2%, ठीक है, धूल तथा गैस के कण होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूँ। तारों, एक सिंपल सी डेफिनेशन आकाशगंगा की या फिर गैलेक्सी की, कि तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। अब एक आकाशगंगा में दोस्तों अरबों तारे होते हैं, ठीक है, और इस ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। आई रिपीट, मैंने बोला आकाशगंगा, ठीक है, एक आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं, ठीक है, और एक इस ब्रह्मांड में या फिर यूनिवर्स में अरबों आकाशगंगाएं हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारी यूनिवर्स है, हमारा विश्व है, हमारी यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, वो कितना विशाल है, ठीक है। तो एक तो अरबों तारे होते हैं, इसके अलावा तारों के अलावा क्या होते हैं? धूल होती है, गैसेज होती हैं और अन्य आकाशीय पिंड होते हैं। आकाशीय पिंड मतलब ग्रह, ठीक है, उपग्रह और अन्य आकाशीय पिंड। अब जैसे हमारा सौरमंडल है या फिर हमारी पृथ्वी है जहां हम रहते हैं, ठीक है, तो हमारी भी एक आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, ठीक है, ये हमारी आकाशगंगा का नाम है, ठीक है। इसे बोलते हैं मिल्की वे, मिल्की वे, ठीक है। तो हमारी, आप ऐसे लिख लीजिएगा पूरा, हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है या फिर मिल्की वे है, ठीक है। तो ये हमारी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा कुछ इस प्रकार की है, देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ठीक है, इस शेप में है, ठीक है। इस शेप का नाम है सर्पिलाकार, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी आकाशगंगा है वो किस शेप में है, तो सर्पिलाकार या फिर इंग्लिश में बोलेंगे स्पाइरल, ठीक है। तो देखिए ये हमारी आकाशगंगा है और यहाँ पर, ठीक है, ये इसकी 3 लेयर हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक भुजा हो गई, ठीक है, ये दूसरी भुजा हो गई और ये तीसरी भुजा हो गई। इसमें टोटल 3 भुजाएं हैं हमारी आकाशगंगा में, ठीक है, 3 भुजाएं हैं। और जो हमारा सौरमंडल या फिर हमारी पृथ्वी स्थित है वो सेकंड भुजा में है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सौरमंडल स्थित है, ये हमारा सन हो गया और ये इसके चारों ओर ग्रह हो गए। तो इस एरिया में सेकंड भुजा में हमारा सूर्य स्थित है या फिर हमारा सौरमंडल स्थित, हमारी पृथ्वी स्थित है, ठीक है। तो हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्ट है दोस्तों, जो हमारे आकाशगंगा के पास स्थित एक
आकाशगंगा है, ठीक है। जो सबसे पास स्थित है आकाशगंगा है, ठीक है, उसका नाम है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, या फिर इसका हिंदी में बोलते हैं देवयानी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हमारी आकाशगंगा का नाम तो क्या है, दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे है। इसके अलावा जो हमारे आकाशगंगा के सबसे पास स्थित आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा या फिर देवयानी, ठीक है। तो सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, या फिर हमारी आकाशगंगा के स्थित सबसे पास आकाशगंगा का नाम क्या है, ठीक है, हमारी आकाशगंगा का शेप कैसा है, स्पायरल है, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो आकाशगंगा होती हैं, ठीक है, आकाश गंगा होती हैं, इसमें 98% स्टार होते हैं, तारे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2% गैसेज होती हैं, ठीक है, गैसें होते हैं और धूल कण होते हैं, ठीक है। तो एक आकाश गंगा में मैंने आपको बताया अरबों तारे होते हैं, तो 98% तारे होते हैं। इसके अलावा 2% गैसें व धूल के अंदर है। देखिए जो हमारा सूर्य है वो भी एक तारा है, ठीक है, जो हमारा सन है, ठीक है, ये भी एक तारा है, हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 98% तारे होते हैं, इसके अलावा 2% गैसेस व धूल के कण होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा सौरमंडल पूरा स्थित है, हमारी पृथ्वी स्थित है, वो आकाशगंगा की सेकंड लेयर में स्थित है। अब देखिए आकाशगंगा कैसे मूव कर रही है, आकाशगंगा भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इस प्रकार से, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस प्रकार से मूव कर रही है ये, इस प्रकार से, ठीक है। और जो आकाशगंगा की यहाँ पे भुजा है, ठीक है, तो यहाँ पर गैसों के कारण यहाँ पर तारों का निर्माण होता है, ठीक है। अब कुछ और चीजें और हम देख लेते हैं। ये तो हो गई दोस्तों आकाशगंगा की बात, ठीक है। आकाशगंगा से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अब मैंने आपको बताया आकाशगंगा होती है, और आकाशगंगाओं के समूह को क्या बोला जाता है, सुपर क्लस्टर, ठीक है, सुपर क्लस्टर, ठीक है। किसे बोला जाता है, आकाशगंगा ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछेगा आकाशगंगा के समूह के या फिर आकाशगंगाओं के समूह को क्या बोला जाता है, तो सुपर क्लस्टर बोला जाता है। हिंदी में से बोला जाता है सरस्वती, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि एक आकाशगंगाओं में अरबों तारे होते हैं, इसके अलावा हमारे ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, ठीक है। जब अरबों आकाशगंगाएं हैं तो इन्हीं आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर या फिर सरस्वती बोला जाता है, ठीक है। ये तो हो गई आकाशगंगाओं के समूह की बात। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है आकाशगंगा, ठीक है। तो ये हो गई आकाशगंगा, ठीक है, ये हो गई आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है, मैंने अभी आपको बताया तारों का समूह है ना, तारों का समूह। लगभग 100 अरब तारे होते हैं एक आकाशगंगा में, ठीक है। और इस ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, ठीक है। तो तारों के समूह को क्या बोला जाता है, आकाशगंगा। आकाशगंगा के बाद क्या है, तारे हैं, ठीक है, तारे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आकाशगंगाओं के समूह को क्या बोल दिया हमने, सुपर क्लस्टर, ठीक है, जो कि जिसमें कई आकाशगंगाएं हैं। इसके बाद क्या है, आकाशगंगा। आकाशगंगा के अंतर्गत क्या है, अरबों तारे हैं, तो तारों के समूह को हमने बोल दिया आकाशगंगा, ठीक है। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे तारे हैं। अब तारों के अंतर्गत क्या आ जाएगा दोस्तों, ग्रह वगैरह आएंगे, है ना। इसके नीचे क्या आएगा, ग्रह आ जाएगा, उपग्रह आ जाएंगे, है ना। जैसे देखिए सूर्य भी हमारा एक तारा है ना, सूर्य भी हमारा, सन भी एक तारा है, ठीक है। और इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो ये एक तारा हो गया, और तारों के अंतर्गत क्या आ गया, ग्रह वगैरह आ गए, तो ठीक है, तारों के अंतर्गत ग्रह, उपग्रह और अन्य आकाशीय पिंड आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद और नीचे यदि हम तारों के नीचे चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसके नीचे आप और जाएंगे, ठीक है, तो यहां हमें मिलेगा ग्रह, है ना। तारों के अंतर्गत ग्रह होते हैं, ठीक है, और ग्रह के अंतर्गत क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं, ठीक है, उपग्रह। तो इसके नीचे आप जाएंगे तो उपग्रह मिलेगा आपको, जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ है या पृथ्वी है, तो इसका एक उपग्रह है जो इसके चक्कर लगाता है ना पृथ्वी के चारों ओर, उसका नाम क्या है, चंद्रमा, ठीक है, उपग्रह या फिर सैटेलाइट। तो हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह, ऐसी कई अन्य
ग्रह हैं जिनके अपने उपग्रह हैं, ठीक है। तो ग्रह के नीचे क्या आ जाता है, उपग्रह, जो कि ग्रह के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और उपग्रह के अलावा और क्या चीज़ आ जाती है, तो अन्य आकाशीय पिंड, अन्य पिंड, आकाशीय पिंड, आप ऐसा लिख लीजिए। तो ये मैंने आप थोड़ा डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है, एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूँ चीज़ें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इस ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, ठीक है, और एक आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं, ठीक है। तो जब इस ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, तो आकाशगंगाओं के समूह को हम क्या बोलेंगे, सुपर क्लस्टर या फिर सरस्वती, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। इसके बाद और नीचे आए, अब हमारे आकाशगंगा में, एक आकाशगंगा में, तो एक आकाशगंगाओं में अरबों तारे होते हैं, लगभग 100 अरब तारे होते हैं, ठीक है। तो तारों के समूह को हमने क्या बोल दिया, आकाशगंगा। अब और नीचे आए, हम तारों में आ गए, ठीक है। तारों में क्या होते हैं, तारों के अंतर्गत आते हैं ग्रह उपग्रह, ठीक है। कैसे हमने हमें पता कि तारों के अंतर्गत ग्रह उपग्रह आते हैं, कि हमारा सूर्य भी एक तारा है, ठीक है, और सूर्य, हमारे सूर्य का एक सौर मंडल है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता चला कि तारों के अंतर्गत ग्रह और उपग्रह आते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे क्या आ गया, तारे के नीचे ग्रह आ गया, ग्रहों के अंतर्गत क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं, तो उसके नीचे उपग्रह आ गया, और अन्य आकाशीय पिंड हो गया, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं, और ये सब चीजें किसके अंतर्गत हैं, यदि हम इन सब के अंतर्गत देख लें ऐसा, तो ये पूरा है ब्रह्मांड, ठीक है। तो थोड़ा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ऐसा डायग्राम बना के कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी आकाशगंगा है उसका शेप कैसा है। तो हमारी आकाशगंगा का जो आकार है ना, वो कैसा है, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार यही होता है, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बना के बताया था, स्पाइरल शेप, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम दोस्तों। अब कुछ आकाशगंगाओं के प्रकार होते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो ये भी जितने भी ये पिंड हैं, ठीक है, चाहे वो स्टार हो आकाशगंगाओं के अंतर्गत, चाहे ग्रह हो, ठीक है, कुछ भी हो, ये सभी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों, आकाशगंगाएं आखिर होती, इस ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। आकाशगंगाओं के अलग अलग शेप होते हैं, तो वो थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। आकाशगंगाओं के प्रकार, ठीक है। तो दोस्तों जनरली हमें 3 प्रकार की आकाशगंगाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सर्पिलाकार ही बता देता हूं, ठीक है। सर्पिलाकार, इससे बोला जाता है स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल या फिर सर्पिलाकार। इस ब्रह्मांड में लगभग 80% आकाशगंगाएं, ठीक है, सर्पिलाकार होती हैं, ठीक है। सर्पिलाकार मतलब ये वाला प्रकार, ठीक है, स्पाइरल। इसके बाद दूसरा टाइप हो जाता है दोस्तों दीर्घवृत्तीय, दीर्घ वृत्तीय, वृत्तीय, ठीक है। दीर्घवृत्तीय को हम क्या बोलेंगे, एलिप्टिकल, एलिप्टिकल, ठीक है, एलिप्टिकल शेप। दीर्घवृत्तीय मतलब कैसा होता है, ऐसा, इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं ना, दीर्घवृत्त, जैसे हमारे ये सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, तो ग्रह इस प्रकार से ही चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार का ये एलिप्टिकल शेप होता है, दीर्घवृत्तीय जैसे बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो कुछ आकाशगंगाएं इस पर लगभग 18%, नहीं 17%, ठीक है, लगभग 17% जो आकाशगंगाएं होती हैं वो दीर्घवृत्तीय या फिर एलिप्टिकल शेप में होती हैं, ठीक है। तीसरी है अनियमित, अनियमित, ठीक है, अनियमित, या फिर इसे इंग्लिश में बोलेंगे इरेगुलर, ठीक है। अनियमित मतलब जो नियमित नहीं है, जिसका कोई शेप नहीं है, ठीक है, तो उससे बोलेंगे अनियमित या फिर इरेगुलर। मान लीजिए ऐसा शेप हो गया, ठीक है, अब ये कोई शेप नहीं है, मान लीजिए ऐसा शेप हो गया, ठीक है, मान लीजिए ऐसा शेप हो गया, तो ये कोई शेप नहीं है पर्टिकुलर, है ना, तो इसे बोलेंगे अनियमित या फिर इरेगुलर शेप, ठीक है। लगभग 3% जो आकाशगंगाएं हैं वो इस शेप में है, ठीक है। तो हमने बात की आकाशगंगाओं के प्रकार की, तो लगभग
तीन प्रकार की आकाशगंगाएं हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, एक होती है सर्पिलाकार, ठीक है, एक होती है दीर्घवृत्तीय और एक होती है अनियमित, ठीक है, जो हमारी कौन दुग्ध मेखला है, ठीक है, ठीक है, दुग्ध मेखला है या फिर मिल्की वे है, जो हमारी आकाशगंगा है वो इसी शेप में है, सर्पिलाकार है, ठीक है, इस प्रकार से होती है सर्पिलाकार, ठीक है दोस्तों। लगभग 80% आकाशगंगाएं ब्रह्मांड की इसी शेप में है। इसके अलावा दूसरी होती है दीर्घवृत्तीय, ठीक है, दीर्घवृत्तीय मतलब एलिप्टिकल, ठीक है, इस प्रकार से। तो लगभग 17% इस ब्रह्मांड की आकाशगंगा इस शेप में है। इसके अलावा 3% होती है इरेगुलर या फिर अनियमित, जिनका कोई शेप नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार की आकाशगंगाएं हमें देखने को मिलती हैं 3 शेप में, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। अब दोस्तों हम नाभिकीय कुछ नाभिकीय अभिक्रियाएं देख लेते हैं, ठीक है। 2 नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा हम समझ लेते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी हम तारों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी आपको समझ में जाएंगी चीज़ें। नाभिकीय अभिक्रियाएं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, और एक होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन को क्या बोलते हैं? फिजन, है ना, न्यूक्लियर फिजन, है ना। और जो नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। एक होता है नाभिकीय फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है दोस्तों? इसमें 2 एटम मिलकर, सॉरी, इसमें एक एटम 2 एटम का निर्माण करता है, ठीक है। एक बड़ा नाभिक मिलकर के 2 छोटे नाभिकों का निर्माण करता है, इस प्रकार से, ठीक है। फिर ये 2 का करेगा, फिर ये 2 का करेगा, तो इसे बोला जाता है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। ये एटम है, ठीक है। इस प्रकार से एक एटम मिलकर के 2 एटम का निर्माण करता है, आगे भी यह चेन चलती रहती है, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोलें, एक बड़ा नाभिक मिलकर के 2 छोटे नाभिकों का निर्माण करता है, तो इससे क्या बोला जाता है? नाभिकीय विखंडन। अब ये किस चीज़ में यूज होता है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन या फिर न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। ये होता है परमाणु बम में, ठीक है। परमाणु बम में यही प्रक्रिया यूज होती है, यही सिद्धांत लगता है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन का, ठीक है। इसके अलावा किस में लगता है ना, परमाणु बम के अलावा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं दोस्तों, जिससे ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक है, ऊर्जा बनाई जाती है, उसमें भी इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय विखंडन का, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या बताया, नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक से 2 छोटे नाभिकों का निर्माण करता है, या फिर एक एटम 2 एटमों का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है, एक प्रकार से चैन वाली प्रक्रिया, ठीक है। तो ये परमाणु बम में या फिर एटम बम में ये वाला सिद्धांत लगता है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, जो भी देश न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यही सिद्धांत कार्य करता है। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन या फिर न्यूक्लियर फिजन पे। इसके अलावा जो न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है, तो वो भी इसी सिद्धांत के द्वारा बनाई जाती है। तो ये हो गया नाभिकीय विखंडन या फिर न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन में, इसमें 2 छोटे नाभिक मिलकर के दोस्तों एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। आप नाभिक बोले, यहाँ पे एटम बोले, ठीक है। इसमें क्या था, एक नाभिक मिलकर के 2 छोटे नाभिक का निर्माण कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पे 2 छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, या फिर 2 एटम मिलकर के, ठीक है, एक
एटम का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब जो तारों में होता है, ठीक है, तारों में या फिर सूर्य में, है ना, एक ही बात है, तारा बोले या सूर्य बोले, तो तारों में और सूर्य में, ठीक है, यही सिद्धांत कार्य करता है, नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो तारों की जो एनर्जी का सोर्स है वो इसी प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, दो जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से तारों को एनर्जी, ऊष्मा, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हो गया नाभिकीय संलयन। तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बोलेगा तारों की एनर्जी का सोर्स क्या है, मतलब तारों को एनर्जी कैसे मिलती है, तो नाभिकीय संलयन का सिद्धांत उसमें अप्लाई होता है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं, इस प्रकार से तारों को एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब एक बात दोस्तों मैं यहां पर आपको बता दूं, ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो विश्व में, ठीक है, विश्व में जो एनर्जी या फिर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ठीक है, वो सिर्फ नाभिकीय विखंडन या फिर न्यूक्लियर फिजन के द्वारा ही ये उत्पन्न की जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, ठीक है, तो इसी सिद्धांत के कारण उसमें जो देश होते हैं, ठीक है, वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टरों के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत से। ठीक है, तो अभी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत के द्वारा ही ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा हमें उपाय या फिर टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं मिली है जिससे हम नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न कर सकें, तो अभी इस पर रिसर्च चल रही है। ठीक है, तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिर्फ नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही अभी विश्व में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, नाभिकीय संलयन के ऊपर कार्य चल रहा है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही बताना था मुझे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, परमाणु बम में क्या प्रयोग होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या प्रयोग होता है, ठीक है, तारों की एनर्जी का सोर्स क्या है या फिर कैसे उसको एनर्जी मिलती है, तो नाभिकीय संलयन दो हाइड्रोजन के मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, हम थोड़ा तारों के बारे में समझेंगे। तो अब दोस्तों हम देखते हैं तारों के बारे में, है ना, तारों के बारे में समझते हैं, तारे या फिर स्टार। ठीक है, तो तारों की यदि हम दोस्तों डेफिनेशन देखें तो ऐसे खगोलीय पिंड, ऐसे खगोलीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा होती है, तारे कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तारों की डेफिनेशन हो गई दोस्तों। ऐसे खगोलीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, तारे कहलाते हैं। ठीक है, तो ये होगी तारों की डेफिनेशन। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ग्रह होते हैं, ठीक है, या फिर उपग्रह होते हैं, है ना, ग्रह उपग्रह वगैरह होते हैं जो, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, जो ग्रह उपग्रह होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, सैटेलाइट चंद्रमा है। ठीक है, तो इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, इनकी स्वयं की कोई ऊष्मा ऊर्जा नहीं होती। ये जो प्रकाशित होती है, जैसे आप चंद्रमा को देखते हैं तो वो हमको चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, तो उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो तारों की रोशनी जब उस पर पड़ती है इसलिए वो चमकीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जो ग्रह व उपग्रह होते हैं, ठीक है, ये तारों की रोशनी या फिर आप बोलें सूर्य की रोशनी से चमकीले हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ग्रह व उपग्रह जो होते हैं इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, यदि देखिए दोस्तों, यदि ग्रह व उपग्रह इनका स्वयं का यदि प्रकाश होता या फिर स्वयं ये ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न कर रहे होते, ठीक है, तो जो अभी हमारी पृथ्वी है इस पर जीवन संभव नहीं हो पाता। ठीक है, ये अभी आग का गोला होता या फिर इसमें रहना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो ग्रह व उपग्रह होते हैं इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये तारों की रोशनी या फिर तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया, ठीक है, कि तारों का निर्माण कैसे होता है, इनको
अब जैसे हमने डेफिनेशन लिखी कि इनका स्वयं का प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा होती है। अब इनका जो प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा है ये आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया, देखिए ये हमारी, मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारी आकाशगंगा है, ठीक है। इसमें 3 भुजाएं हैं, एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई और तीसरी भुजा ये हो गई, ठीक है। तो हमारा सौरमंडल यहाँ सेकंड लेयर में है, ठीक है, दूसरी भुजा में स्थित है, ठीक है। और जो तारों का निर्माण होता है, तो तारों का निर्माण दोस्तों यहाँ पर होता है, ठीक है। आकाशगंगा ऐसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। और जो ये लास्ट वाली लेयर होती है, तीसरी भुजा होती है, ठीक है, यहाँ पे जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो इस प्रकार से यहाँ पर गैसों के गोले या फिर बादल बनते हैं, ठीक है, तीसरी लेयर के छोर पर, ठीक है, तीसरी लेयर के छोर पर गैसों के गोले बनते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे गैसों के गोले बनना शुरू होते हैं दोस्तों, गैस इस प्रकार से घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो बीच में घनत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब बीच में बहुत ज़्यादा घनत्व बढ़ जाता है तो जो हाइड्रोजन होती है, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होने लगती है, ठीक है। तो वही हाइड्रोजन जब हीलियम में चेंज होने लगती है, ठीक है, तो ये वही क्रिया हो रही है नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन होने लगता है, हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज होने लगता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें ऊष्मा ऊर्जा वगैरह उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। तो ये तारों की एनर्जी का सोर्स होता है, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज होता है। कैसे हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से गैसें घूम रही हैं और बीच की ओर घनत्व बढ़ता जाता है, ठीक है, अनंत गुरुत्वाकर्षण होता है और घनत्व जब गैसें ऐसे घूमती जाती हैं तो बीच में घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज होने लगता है, ठीक है। इस प्रकार से नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और तारों का ऊष्मा ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो तारों का निर्माण कहाँ पे होता है, इससे एक और बात हमें पता चली कि जो तीसरी लेयर होती है उसके छोर पर यहाँ पर तारों का निर्माण होता है, ठीक है। बात क्लियर होगी दोस्तों। तो एक फैक्ट तो ये हो जाएगा, ठीक है, तारों में नाभिकीय संलयन होता है ना, तारों में नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, तारों में नाभिकीय संलयन होता है और बड़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है, और प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से तारों को एनर्जी मिलती है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, नाभिकीय संलयन का। तो ये इसी के अंतर्गत नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया यही है, ठीक है, कि हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रही है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम संरचना की बात करें कि तारों की आखिर संरचना क्या होती है, ठीक है, तो इसमें लगभग 70% हाइड्रोजन होती है, ठीक है। हीलियम की बात करें तो लगभग 28% हीलियम होती है और 2% अन्य गैसें होती हैं, ठीक है, 2% अन्य गैसें होती हैं, ठीक है। तो ये तारों की संरचना होती है, लगभग 70% हाइड्रोजन, ठीक है, 28% हीलियम और 2% अन्य गैसें, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ बातें हो गई। इसके अलावा और चीज़ें हम देख लेते हैं। इसके अलावा एक फैक्ट ये है दोस्तों, जो सभी तारे होते हैं ना, सभी तारे पूर्व से पश्चिम गति करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है दोस्तों। जब आप आकाश में देखेंगे तो मैक्सिमम तारे आपको पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए देते हैं, सिवाय एक तारा है ध्रुव तारा, ठीक है, इसको छोड़कर, ये अपवाद है, ठीक है। तो ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन बनता है कि तारे आकाश में देखने पर तारे किस प्रकार से गति करते हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। इसके अलावा कुछ तारों के एग्जाम्पल हो गए, एक तो हो गया सूर्य, ठीक है, और हमारे जो सौरमंडल के पास सबसे पास में स्थित तारा है, ठीक है, यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। एक सूर्य हो गया, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो गया, ध्रुव तारा हो गया, ठीक है। तो ये कुछ तारों के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो ये हो गया तारों। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या मैंने बताई आपको, कि ऐसे खगोलीय पिंड जिनकी स्वयं की ऊष्मा ऊर्जा होती है और स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, तारे बोलते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो ग्रह और उपग्रह होते हैं इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं।
इसके अलावा तारों में एनर्जी का सोर्स क्या है, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रही है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी संरचना हम देखें तो हाइड्रोजन 70% होती है, इसके अलावा लगभग 28% हीलियम होती है, ठीक है। हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28% और 2% अन्य गैसें भी होती हैं इसमें, ठीक है। और सभी तारे दोस्तों जो होते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, सिवाय ध्रुव तारे के अलावा, ठीक है। तो ये हो गई तारों की बात दोस्तों। कुछ और बातें करते हैं हम तारों के बारे में, है ना। अब हम तारामंडल समझते हैं। यदि दोस्तों आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ से, किसी भी टॉपिक से संबंध में, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं दोस्तों तारामंडल, ठीक है। तारामंडल क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक आकाशगंगाओं में अरबों तारे होते हैं, ठीक है। एक आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं, ठीक है। तो कुछ तारे ऐसे होते हैं दोस्तों जो एक निश्चित आकृति बनाते हैं, ठीक है। या फिर तारों का कुछ ऐसा समूह होता है जो विशिष्ट आकृति बनाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, तारों का ऐसा समूह जो विशिष्ट आकृति बनाते हैं, ठीक है। तारों का ऐसा समूह जो विशिष्ट आकृति बनाते हैं क्या बोला जाता है, तारामंडल, ठीक है। अब विशिष्ट आकृति मतलब देखिए मैंने आपको बताया कि हमारी आकाशगंगा में या फिर ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं। अब इसमें कुछ तारे क्या होते हैं, कुछ विशेष आकृति बनाते हैं। मान लीजिए एक तारा इधर है, ठीक है, एक तारा इधर है, एक तारा इधर है, एक तारा इधर है, एक तारा इधर है। तो ये कुछ विशेष आकृति बना रहा है ना। मान लीजिए एक तारा इधर है, 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 एक तारा इधर है। तो ये इस प्रकार से कुछ विशेष आकृति बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो विशेष आकृति बनाते हैं तारे, ठीक है, उसे बोला जाता है तारामंडल, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, तारों का ऐसा समूह जो एक विशिष्ट आकृति को बनाते हैं तारामंडल कहलाते हैं। तो कितने तारामंडल है दोस्तों, यदि कुल तारामंडल की बात करूं, ठीक है, टोटल कुल तारामंडल कितने, तो 88 तारामंडल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IAU, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। इसके अनुसार 88 तारामंडल अभी तक खोजे गए हैं, फिर 88 तारामंडल हैं, ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सबसे बड़ा, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा तारामंडल है दोस्तों वो है सेंटोरस, है ना, सेंटोरस, ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, ठीक है। सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है हाइड्रा, ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सेंटोरस, और सबसे छोटा कौन सा है, हाइड्रा, ठीक है। इसमें 94 तारे हैं, ठीक है, और इसमें कितने हैं, 68 तारे हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, तारामंडल किसे कहते हैं, तारों का ऐसा समूह, ठीक है, तारों का ऐसा समूह जो विशिष्ट आकृति बनाता है तारामंडल कहलाता है, ठीक है। IAU के अनुसार अभी तक कुल 88 तारामंडल हैं, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा जो तारामंडल है 94 स्टार के साथ सेंटोरस है, ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है, हाइड्रा, ठीक है। तो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कुल कितने तारामंडल हैं, 88, सबसे बड़ा कौन सा है, सेंटोरस, सबसे छोटा कौन सा है, हाइड्रा, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अन्य कुछ प्रमुख तारामंडल हैं, ठीक है, प्रमुख तारामंडल, ठीक, कुछ प्रमुख तारामंडल के नाम देख लेते हैं। तो एक बोलते हैं हम बृहद सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है अर्सा मेजर, अर्सा मेजर, ठीक है। एक प्रमुख तारामंडल है बृहद सप्तऋषि या फिर अर्सा मेजर, ठीक है। एक है लघु सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, ठीक है। इसे बोला जाता है अर्सा माइनर, अर्सा माइनर, ठीक है। तीसरा है मृणा, ठीक है, मृणा, ओरियन, इसे इंग्लिश में बोला जाता है ओरियन, ठीक है, ओरियन।
ये सिर्फ इसकी खासियत ये है दोस्तों, जो मृणा है या फिर ओरियन है, ये सिर्फ शीत ऋतु में दिखाई देता है, ठीक है, शीत ऋतु या फिर ठंड ऋतु, शीत ऋतु में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख तारामंडल हैं। बृहस्पति। अब देखिए दोस्तों, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको सिर्फ हिंदी में नाम याद नहीं रखना है, इंग्लिश में याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इंग्लिश में सीधे सीधे नाम दे देता है, हिंदी में नहीं देता, तो आप फिर दिक्कत में आ जाते हैं ना, इसलिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना है। बृहस्पति ऋषि अर्सा मेजर, ठीक है, लघु सप्तऋषि अर्सा माइनर, मृणा या फिर ओरियन, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, सिर्फ शीत ऋतु में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कुछ तारामंडल हो गए, ठीक है, सारे फैक्ट बता दिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ फैक्ट और देख लेते हैं, इसके बाद लेक्चर को समाप्त करते हैं। प्रॉपर दोस्तों आप नोट्स बनाते जाइए, है ना। आप यदि स्क्रीनशॉट से काम चलाएंगे तो मज़ा नहीं आने वाला आपको, है ना। आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, साथ में आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं हम स्टार, ठीक है। एक होता है दोस्तों साइरस, ठीक है, साइरस, ये क्या होता है, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है डॉग स्टार, ठीक है। डॉग स्टार की क्या खासियत होती है, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 2 गुना होता है, सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान, इसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, सूर्य से 2 गुना होता है, ठीक है। इसके अलावा सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमक होती है, ठीक है, 2 गुना ज्यादा द्रव्यमान होता है सूर्य से, इसके अलावा 20 गुना ज्यादा चमक होती है, ठीक है। और ये दोस्तों पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी माप, चूंकि जो खगोलीय पिंड होते हैं एक दूसरे से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो उसके बीच की दूरी के लिए एक यूनिट है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष दूर है ये, ठीक है। इसके अलावा रात्रि में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है, ठीक है, रात्रि का सबसे चमकीला तारा, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन इसमें से फैक्ट निकल जाते हैं दोस्तों, ठीक है, सीधे सीधे ये फैक्ट आपको याद करना है, कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं। साइरस या फिर डॉग स्टार, ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 2 गुना ज़्यादा द्रव्यमान इसका होता है, ठीक है, 20 गुना ज़्यादा चमक होती है, इसके अलावा पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है और रात्रि में सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। दूसरा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे करीब का तारा है, ठीक है, जहाँ हमारा सौरमंडल स्थित है हमारी आकाशगंगा में, उसके पास में जो सबसे पास में स्थित तारा है उसे बोला जाता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे सूर्य के सबसे या फिर सौरमंडल के सबसे करीब, आप लिख लीजिए, सौरमंडल के सबसे करीब स्थित तारा, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी सौरमंडल के सबसे करीब स्थित तारा। इसके अलावा एक इसका उपग्रह है दोस्तों, है ना, इसका ग्रह, सॉरी, इसका ग्रह है प्रॉक्सिमा बी, प्रॉक्सिमा बी इसका एक ग्रह है, ठीक है, किसका, प्रॉक्सिमा सेंचुरी का। तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिए, ठीक है, कि सौरमंडल के सबसे पास स्थित तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, और इसका एक ग्रह भी है प्रॉक्सिमा बी, ठीक है। इसके अलावा तीसरा दोस्तों एक है ध्रुव तारा, है ना, यहीं लिख देता हूं मैं, ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारे का नाम आपने दोस्तों सुना होगा, ठीक है, ध्रुव तारे का नाम आपने देखा होगा, पुराने जमाने में ध्रुव तारे को देखकर ही दिशा निर्धारण किया जाता था, ठीक है, पुराने लोग ध्रुव तारे को देख लेते थे, उससे दिशा निर्धारण कर लेते थे, ठीक है। चूंकि इस दोस्तों ये जो तारा होता है, ठीक है, इससे प्रकाश की किरणें, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो उत्तरी ध्रुव, जो नॉर्थ पोल होता है उसमें 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, किसकी, ध्रुव तारे की किरणें, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। इसी कारण पुराने जमाने के जो लोग होते थे ध्रुव तारे को देख करके दिशा का निर्धारण करते थे।
ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में अक्षांश रेखाओं के निर्धारण में भी सहायक है। ठीक है, वर्तमान में किस चीज़ में सहायक है ये? अक्षांश, जो हमारे ग्लोब में अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, तो उसके निर्धारण में भी इसका अहम योगदान रहा है। ठीक है, इसमें सहायक रहा है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख तारे थे। ठीक है, इसमें आप बस आपको फैक्ट याद करना है, कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं है। ठीक है, साइरस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और ध्रुव तारा। ठीक है, ध्रुव तारा को क्या बोला जाता है? पोल स्टार। ठीक है, पोल स्टार बोला जाता है इसको, आपको याद। तो दोस्तों आज हमने देखा आकाशगंगा के बारे में, इसके अलावा तारों के बारे में। ठीक है, तारों के बारे में भी मैंने लगभग सारे फैक्ट बता दिए आपको। ठीक है, इसके अलावा आकाशगंगाओं के बारे में भी सारी चीज़ें बता दी हैं। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सौरमंडल के बारे में हमारे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर या फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और एक कमेंट जरूर मार दें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।